नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि पिछले 8 वर्षों में दूरदृष्टि और सशक्त नीतियों की बदौलत राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई पहचान मिली है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं और युवाओं को प्रशिक्षण और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इन सबके साथ सामाजिक स्थिरता और ग्रामीण जीवन में सुधार की स्पष्ट झलक भी देखने को मिल रही है। यह सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बेरोजगारी दर में आई भारी गिरावट है। जहां एक समय प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% जैसे भारी भरकम स्तर तक पहुंच गई थी, वहीं अब यह घटकर 2.4% रह गई है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि नीति आधारित विकास मॉडल की सफलता को दर्शाने का काम कर रही है। सरकार द्वारा बनाई गई रोजगार नीतियों, निवेश आकर्षित करने वाले उपायों और कौशल विकास कार्यक्रमों का सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की जीसीसी नीति 2025 ने रोजगार वृद्धि को नया आयाम दिया है। इस नीति के माध्यम से 2 लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है। प्रदेश में इस समय 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनसे अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो चुका है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित कौशांबी के चायल से विधायक पूजा पाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। सर्किट हाउस में उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पैर छुए और केशव प्रसाद ने भी हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। संवाददाताओं से बातचीत में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को अपना अभिभावक बताया। कहा कि पति राजू पाल की हत्या के मामले में योगी सरकार से मुझे न्याय मिला और इसी वजह से मैंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया था। भाजपा कब ज्वाइन करेंगी? क्या भाजपा के टिकट पर शहर पश्चिम या चायल से चुनाव लड़ने का इरादा है? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे जो आदेश मिलता है उसके अनुसार कार्य करती हूं। निर्णय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से लौटने के बाद अखिलेश अस्वस्थ हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। आरक्षण और संविधान कोई खत्म नहीं कर पाएगा। लखनऊ में नशीले कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईडी यूपी के साथ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड तक फैले इस सिंडिकेट की जांच कर रही है। इसके लिए ईडी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है और इसके आधार पर कोडेन युक्त कफ सिरप का निर्माण करने वाली कंपनियों के साथ फर्मों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही सिंडिकेट की मदद करने वाले एफएसडीए के अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। ईडी ने कफ सिरप मामले को लेकर यूपी के कई शहरों में दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और ईडी के अधिकारियों के कहते ही मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के वाराणसी के आवास पर समन चस्पाकर उसे 8 दिसंबर को तलब होने को कहा गया है। एफएसडीए ने इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक जिलों की फर्मों के खिलाफ 118 एफआईआर दर्ज कराई हैं। जांच में सामने आया है कि कई जगह पर फर्जी फर्मों का संचालन हो रहा था, जो महज बिलिंग पॉइंट के रूप में कार्य कर रही थी और इन फर्मों के जरिए अब तक अरबों रुपए के कफ सिरप की तस्करी अंजाम दी जा चुकी थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सेक्टर 47 निवासी इंद्रपाल चौहान के साथ 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। क्यारना शर्मा नाम की व्हाट्सएप प्रोफाइल से पीड़ित इंद्रपाल की बातचीत शुरू हुई। महिला ने बातचीत की और निवेश के लिए उकसाया। निवेश कराने के नाम पर 2 ग्रुप में जोड़ा गया। उसे नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया और 17 दिन में नो ट्रांजैक्शन में 11 करोड़ 99,50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। साइबर ठगों द्वारा पैसे कई खातों में ट्रांसफर करवाए गए। शुरू में प्रॉफिट में 9 लाख रुपए आसानी से विड्रॉ हो गए और बाद में इंद्रपाल चौहान को एहसास हुआ कि पूरा खेल सुनियोजित ऑनलाइन फ्रॉड था और पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम सेक्टर 36 में एफआईआर दर्ज कराई और यह फ्रॉड शहर में सामने आने वाले अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड केस बताया जा रहा है। यह वारदात इतनी योजनाबद्ध थी कि शुरू में फर्जी ट्रेडिंग ग्रुप के जरिए इंद्रपाल को मुनाफे का स्वाद चखाया गया और फिर करोड़ों रुपए ठग लिए गए। डीसीपी साइबर श्रव्या गोयल ने जानकारी में बताया कि ठगी की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब इंद्रपाल के व्हाट्सएप पर क्यारा शर्मा के नाम से एक मैसेज आया और बातचीत बढ़ी और महिला ने उन्हें निवेश का ऑफर दिया। इंद्रपाल पहले से इन्वेस्टमेंट करते थे, इसलिए वे झांसे में आते गए। इसके बाद आरोपी ने इंद्रपाल को भरोसे में लेकर सिर्फ 17 दिनों में 12 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इंद्रपाल को जब शक हुआ तो अब उन्होंने पैसे भेजने से मना कर दिया और उन्होंने अपने निवेश की राशि निकालनी चाहिए तो ऐप बंद मिला।
सभी ठग ग्रुप से गायब हो चुके थे। डीसीपी साइबर श्रेया गोयल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। कई संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। साइबर फ्रॉड गैंग की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की संभावना है। कुछ समय से साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का एक फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स पीड़ितों से सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। उसके पश्चात पीड़ित को एक ऐप या लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उनको अपनी धनराशि और मुनाफा दिखाई देता है। उससे पीड़ित कन्विंस हो जाता है कि उसको अच्छा मुनाफा हो रहा है और पैसे लगाता है। इसी तरीके का एक प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित के साथ लगभग 12 करोड़ का साइबर ठगी की गई है। सबसे अपील है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अलीगढ़ के क्षेत्र के गांव तुरसारा में संपत्ति विवाद में बेटे ने बुजुर्ग पिता की लोहे की रोड से पीट कर हत्या कर दी। बाद में खून से सनी लोहे की रोड लेकर खुद ही थाने पहुंच गया। पुलिस वालों से कहा कि उसके पिता की लाश नलकूप पर पड़ी है। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में उनके छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई, भाभी, साले और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वालों ने बताया कि बनवारी लाल शर्मा रोडवेज के चालक पद से सेवानिवृत्त हुए थे और सीओ महेश कुमार के मुताबिक गांव तरसारा के बनवारी लाल शर्मा 72 वर्षीय सुबह 9 बजे अपनी बेटी के ससुराल जटानी से अपने गांव वापस आ रहे थे। वे गांव के बाहर अपने खेतों पर लगे नलकूप पर पहुंचे और तभी वहां उनका बड़ा बेटा यतेंद्र उर्फ योगेंद्र कुमार मिला। जहां दोनों में कहासुनी हुई तो यतेंद्र ने नल के ऊपर रखी रोड से पिता पर हमला बोल दिया, जमीन पर गिरा लिया और उसके बाद पिता के सिर, गर्दन और चेहरे पर बेरहमी से प्रहार करते हुए हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद यतेंद्र खून से सने कपड़े पहने और खून से सनी लोहे की रोड लेकर सड़क मार्ग से कांडी होते हुए कोतवाली इगलासा पहुंचा। यहां उसने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई अजय और पिता उस पर हमलावर हो गए थे और उसने अपने बचाव करते हुए नलकूप के समीप पर पड़ी रोड से पिता की हत्या कर दी है। लाश नलकूप पर ही पड़ी है। सीओ महेश कुमार के मुताबिक परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक यतेंद्र पर गांव के बालक के अपहरण सहित कुछ अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं और गांव के अपहरण के मामले में किसी तरह पिता ने सुलह कराई थी। पुलिस टीम ने फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य एकत्रित किए हैं और शव मोर्चे भिजवा दिया गया है। घटना के संबंध में मृतक के छोटे बेटे अजय कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना इगलास क्षेत्र के तरसरा गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की उसी के बेटे ने रॉड से पीटकर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और मुख्य आरोपी को हिरासत में तुरंत ही लिया गया और प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना इगलास पर सुसंगत धाराओं में मर्डर का मुकदमा लिखा जा रहा है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग अब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की पहचान फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वतः ही करेगा। इससे पात्र वृद्धजनों को बिना आवेदन किए ही पेंशन समय से उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी। और इस बाबत अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस नई व्यवस्था को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए ताकि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक पेंशन से वंचित न रहे। नए सिस्टम के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। फैमिली आईडी में उपलब्ध आयु और परिवार की जानकारी के आधार पर लाभार्थियों का स्वतः ही चयन होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूर्ण करने वाले हैं उनके नाम भी सिस्टम में जोड़ दिए जाएंगे। लाभार्थी की सहमति एसएमएस, व्हाट्सएप या फोन कॉल के माध्यम से लेकर डीबीटी के जरिए समय पर पेंशन भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली का पायलट परीक्षण अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में शुरू किया जाएगा और इसके सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सभी जिलों को 30 दिनों के भीतर विस्तृत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में लगभग 67,50,000 वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र वृद्धजन को सम्मानजनक जीवन हेतु पेंशन समय से उपलब्ध हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फैमिली आईडी आधारित यह प्रगति सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक और सकारात्मक बदलाव लाएगी। आगरा के छनेरा के रहने वाले हिस्ट्री शीटर पूर्व फौजी हुसन सिंह ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए खुद की हत्या का षड्यंत्र किया। वहीं वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी और इसके बाद शव जला दिया और शव के पास ही अपना
आईडी कार्ड भी रख दिया। पुलिस ने जांच की तो तहकीकात सामने आई और इस पर आरोपी मुंबई भाग गया और मामले में पुलिस की कार्रवाई कम होने पर घर आ गया। लेकिन अब एसटीएफ ने उसे गांव कचौरा में मंदिर के पास से दबोच लिया, पुराने मुकदमे में थाने में दाखिल कर लिया और वहीं मध्य प्रदेश पुलिस भी पहुंच गई। एसटीएफ के निरीक्षक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि अचनेरा के गांव कचौरा के रहने वाले हुसैन सिंह उर्फ फौजी पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 30,000 रुपए का इनाम घोषित है और थाना अचनेरा का हिस्ट्री शीटर भी है। यह रायभर मंदिर के पास घूम रहा है और इस पर एसटीएफ की टीम पहुंच गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान बुरहानपुर पुलिस की टीम को भी बुला लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2007 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और वर्ष 2013 में सेवा मुक्त कर दिया गया। उसके खिलाफ आगरा में कई प्राथमिकी दर्ज थी। बागपत के मोहल्ला गाजीपुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब 27 साल की विवाहिता शहरीन का शव मकान की चौखट पर फंदे पर लटका मिला। मायके वालों ने पति समेत 8 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पोस्टमार्टम हाउस पर भी ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में नोकझोंक हुई और पोस्टमार्टम के बाद मायके वाले शहरीन का शव अपने साथ मेरठ ले गए। मेरठ जिले के खिवाई निवासी रिजवान ने बताया कि 11 नवंबर 2018 को उन्होंने अपनी बहन शहरीन का निकाह मोहल्ला काजीपुरा बागपत के फिरोज के साथ किया था। आरोप है कि काफी दहेज देने के बाद भी शहरीन पर ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए और एक कार लेकर आने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले उसकी बहन शहरीन का उत्पीड़न करने लगे और कई बार पिटाई भी की गई। विवाद बढ़ने पर कई बार पंचायत भी हुई। आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सुबह ससुराल वालों ने उसकी बहन शहरीन की हत्या कर दी। जांच अधिकारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत होना सामने आया है और मायके वालों ने पति समेत अन्य के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। इसकी जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।